प्रमुख लेख का मतलब क्या होता है कि आप लोग को क्या मिला, कहाँ से क्या मिला, इसमें जितना इंपॉर्टेंट मैं वो बताऊँ। फालतू हमको नहीं पढ़ना, मैं 10 बार कह चुका हूँ। अब देखो करना क्या है। अब लिखा क्या है, राज्य के विभिन्न स्थानों से कई प्रकार के लेख, कई प्रकार के मतलब कह सकते हो ऐतिहासिक लेख मिले। अब देखो वो शिलालेख भी हो सकते हैं, मंदिरों से ही मिले हैं, ईंट लेख भी मिले, मूर्ति पट्टिका भी मिली है, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये पूछा जाएगा आपसे कि जैसे त्रिशूल लेख कहाँ से मिले, ईंट पर लेख कहाँ से मिले, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा शिलालेख मंदिर है नहीं, ठीक है। अब देखो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अब पहला क्या कहना चाह रहा है, देखो कालसी, कालसी, लाखामंडल, सिरोली मंडल एवं माड़ा आदि स्थानों से शिलालेख मिलते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तुमसे पूछा क्या जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, इसको लिख लो इम्पोर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है। ये जो है ना, ये इस पे लिखो IMP, तीसरा वाला IMP लिखो ही लिखो। क्यों कह रहा हूँ फिर बताऊंगा कि IMP क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। होता क्या, देखो इसमें अशोक के एक अभिलेख अपने राज्य के उत्तरी पर, आपसे ये पूछा जाता है कि जो कालसी अभिलेख है ये किसका अभिलेख है, ये कब मिला, इसकी खोज किसने करी, यह किस भाषा में। 4 क्वेश्चन आपके बना गए, ठीक है। 4 क्वेश्चन क्या बोला मैंने, अशोक का कौन सा अभिलेख है और कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक, कितने सन का था, कितने मतलब BC का था, ये कहा जाएगा। और आपसे कहा जाएगा जो कालसी है किन नदियों के मध्य है, ये चीज़ आपसे कहा जाएगी, ठीक। किस भाषा में लिखे गए ये चीज़ें पूछी जाएगी। 4 क्वेश्चन हो गए ना, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो देखो सबसे पहले अशोक ने एक अभिलेख पहले ये छोड़ो, ये कुछ नहीं आता। कालसी, अशोक का अभिलेख कालसी, ठीक है। कब था, कब का है, 257 BC का, ईसा पूर्व, समझ में आया ना। तो 257 ईसा पूर्व का अशोक का कौन सा कालसी अभिलेख था, ठीक। और ये कालसी जो है किन नदी के संगम पर बसा है, पहले कालसी है कहाँ, देहरादून में। 2 नदियों के संगम पर बसा, देखो 2 नदियों के संगम पर बसा, कौन सा है कालसी अभिलेख। टॉस और यमुना, ये 2 नदियाँ जब जैसे ये टॉस हो गई, ये यमुना, ये दोनों जब आती हैं और यहाँ पर मिल गई तो इसको क्या कहोगे, कालसी, ठीक है। स्थान कालसी कहलाता है, देहरादून में है। समझ में आया, बिल्कुल। अच्छा, ये कालसी से ऐसा प्राप्त क्या हुआ, तो कालसी से जैसे ना अशोक का इसमें माना जाता था, इस राज्य में अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए इसने चिकित्सा व्यवस्था कर रखी थी, ठीक है। अशोक के जो अभिलेखों में, अशोक के जो था ना कि अशोक के इस अभिलेखों में अशोक ने घोषणा करी थी कि मैंने मनुष्य, मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा का क्या कर रखा था, बंदोबस्त या व्यवस्था कर रखी थी। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात करी। मतलब ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों की बात आ गई कि आप अहिंसा को, सॉरी, हिंसा को त्याग दो, अहिंसा को अपना लो। अशोक ने भी किसका वो कर रखा, कहोगे, पद लिए हैं। तो मतलब एक तरह से स्टेप टू स्टेप चले किसके, महात्मा गांधी के। केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ में, कि आप क्या करो, अहिंसा को अपनाओ और हिंसा को त्यागो। किसने कहा है, कहीं क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया तुमसे कि बताओ कि अहिंसा को त्यागो, अहिंसा को अपनाओ और हिंसा को त्यागो, किसने कहा था। अब तुम कहो कि यार ये तो महात्मा गांधी का डायलॉग आ गया, ऑप्शन में महात्मा गांधी भी दे दिया और अशोक भी दे दिया, तो कन्फ्यूज़न हो जाओगे। तो चलो महात्मा गांधी नहीं देंगे ऑप्शन में, वो तो ऑब्वियसली बात नहीं देंगे। क्या दे दिया, अशोक दे दिया, कुछ और दे दिया, तो आपको याद ना अशोक ने भी कहा था, ठीक, ठीक है। ये तो हो गया अशोक का। अब जैसे जो कालसी में रहने वाले लोग थे ना, उनको कहते थे पुलिंद। जो वहाँ रहने वाले लोग थे, कहाँ रहने वाले हैं, कालसी के अंदर रहने वाले लोगों को कहते थे पुलिंद। और जब वो क्षेत्र की बात आएगी, कौन से क्षेत्र, जो कालसी का क्षेत्र है उसमें उसको क्या कहते थे, तो अपरांत कहते थे। क्या कहते थे, अपरांत कहते थे। किसको कहा जाता था, कालसी के क्षेत्र को अपरांत कहेंगे। वहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहोगे, हैं, हाँ, वहाँ जो लोग रहते थे उसे, जल्दी बताओ जल्दी, पुलिंद कहा जाता है। क्या, पुलिंद, ओके, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभार। मतलब कालसी आप कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कोई ना 100 डिग्री कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस आपको इतना याद करना है कि कालसी वाला सर ने कहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। अब उसके बाद क्या कह रहा है,
हाँ, जौनसारी भाबर, ये समझ जाओ कि जौनसारी भाबर आएगा तो कहाँ है, देहरादून। कहाँ, देहरादून, कालसी देहरादून, ठीक, दो चीज़ें। यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ लाखा मंडल कहाँ है, लाखा मंडल कहाँ है, देहरादून में, ठीक। अब समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि लाखा मंडल का है। अब यार तुमने लाखा मंडल तो अभिलेख पढ़ा, कहाँ पढ़ा, ये चीज़ें होती है। पूछा जाएगा कि लाखा मंडल अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो समझ में आया। मैंने क्या कहा, लाखा मंडल जो है वो कहाँ पर स्थित है कहोगे, और लाखा मंडल से क्या प्राप्त हुआ। इस तरह से क्वेश्चन जब तक आपके दिमाग में छपेंगे नहीं ना, तब तक आप नहीं पास होगे भाई। टीचर आजकल बहुत तेज हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा लाखा मंडल से किसके जो है अभिलेख प्राप्त हुए, तो आपको आंखें बंद कर देनी है, सोचना कि लाखा मंडल, मंडल लाखों में जो है कौन है, कन्या, ओके, राजकुमारी, लाखों की होती है का राजकुमारी, तो वही बात है, राजकुमारी ईश्वरिया का अभिलेख कहाँ से मिला, लाखा मंडल। लाखा मंडल कहाँ है, जौनसारी भाबर। जौनसारी भाबर कहाँ है, तो देहरादून। इस तरह से सीरीज याद करोगे तब जाके याद होता है, मजाक मत समझना इसको। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, 3 से 4 बार नहीं बोलेंगे हम। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, यहाँ से किस चीज़ के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे लोग थे, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी सोचो, लाखा मंडल है। यहाँ से किस चीज़ के बारे में पता चलता है, जो यादव लोग थे उनके बारे में यहाँ पता चलता है, ठीक हो गया। चलो ये भी हो गया। अब जैसे मंदिरों से प्राप्त अभिलेख कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा कि बताइए मंदिरों से प्राप्त अभिलेख किसके थे, तो और कहाँ से प्राप्त हुए, छोड़ो, ये पूछा जाएगा कि मंदिरों से जो प्राप्त अभिलेख थे ना, वो कौन से थे और कहाँ से प्राप्त हुए। देखो मंदिरों से प्राप्त हुए थे, वो मंदिर कौन से थे आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है, वो निकले बहुत हैं, लेकिन जहाँ लोग बहुत जाना चाहते हैं, केदारनाथ है, एक केदारनाथ हो गया। इनके मंदिरों से लेख प्राप्त हुए, ठीक, मंदिरों के दीवारों पर, ठीक है। केदारनाथ हो गया, ओके। अब जो बंदा केदारनाथ की तरफ गया हुआ, तो रास्ते में गोपेश्वर पड़ता है ना, हाँ 2 रूट है लेकिन गोपेश्वर पड़ता है ना, बिल्कुल, दूसरा गोपेश्वर, ठीक हो गया। और एक हो गया काली मठ, वहाँ पे जब गोपेश्वर गए तो क्या मिला हमको, एक क्या मिला, एक मठ। और अब वहाँ पे क्या होगा भाई, केदारनाथ में देखे तुमने कितनी तगड़ी इतनी नालियाँ बना रखी है, और एक नाला, ठीक। याद रखना मंदिरों की दीवारों से जो प्राप्त अभिलेख है वो कौन कौन सी जगह से पूछा जाता है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से केवल एक देगा। टीचर इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। जैसे केदारनाथ से आपको पता है, चलो पहले हम देख लेते, केदारनाथ हो गया, केदारनाथ की तरफ हम जाएंगे तो गोपेश्वर पड़ता है, बीच में पड़ता है सर। फिर क्या हो गया, वहाँ पे काली मठ हो गया, एक मठ भी पड़ता है जो काला है, और साथ ही साथ लास्ट वाला क्या था वो, नाला, ठीक है, मिल गए। वीडियो भली लंबी होगी लेकिन याद ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम इसको 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, लॉजिकली आप समझ रहे हो। एक वीडियो 1 घंटे की बनाने से बढ़िया 2 घंटे की बनाओ, आप प्रॉपर बैठो और आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक, क्योंकि एक ही चीज़ पे आप 3 से 4 बार बातें कर रहे हो। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, देवप्रयाग। अच्छा ये वामन गुहा क्या होता है, क्या आपको पता है, जो देवप्रयाग है, ठीक है, ये वामन गुहा क्या है, ये पता है नहीं पता है आपको, ये बताओ। मतलब मैंने कहा देवप्रयाग जो वामन गुहा क्या है, देवप्रयाग का नाम है यार, याद रखना। अच्छा अब तुम कहोगे सर ये तो मजाक कर रहे हो, नहीं ये रियल में है। जब ब्रैकेट में लिखा होता है इस तरह से, देखो इस तरह से लिखा है, इसका मतलब होता है वो उसका उपनाम है, मतलब, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, वामन गुफा। जैसे केदारनाथ को क्या कहते थे, भृगतुंग, वही चीज़ यहाँ में। जब आएगा देवप्रयाग, क्या आएगा, देवप्रयाग, देव कौन थे, भगवान, तो देवप्रयाग आएगा तो क्या कहोगे, वामन गुहा, ठीक हो गया। तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर से शिलालेख मिलते, ठीक है। अब देखो अभी कहाँ थे, मंदिरों के अंदर, मंदिरों के लिए आएगा तो श्री याद, केदारनाथ जाएंगे, गोपेश्वर, एक मठ पड़ेगा और एक नाला, 4 खत्म। मंदिरों के अंदर शिला। अगर बात करते हैं यहाँ पर गुफाओं के अंदर की बात करेंगे, तो गुफाओं के अंदर केवल 2 हैं, एक देवप्रयाग में है और दूसरा कहाँ है, कल्पनाथ। देवप्रयाग का दूसरा नाम वामन गुहा,
देवप्रिया का अदर नाम वामन गुहा और कल्पनाथ जहाँ से क्या मिला है कहोगे, दो जगह थे, गुफाओं के अंदर शिलालेख मिले। हो गया, 10 बार नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए अब देखो हम क्या करते हैं, ईंटों पर शिलालेख कहाँ से मिले। जब ईंटों की बात आएगी तो दो चीज़ें हैं, नैनीताल और देहरादून मोस्ट फेमस जगह है उत्तराखंड में, है ना। पॉपुलेशन भी बढ़िया रहती है और लोग भी बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। दो जगह कौन सी है जो आइकॉनिक है। देखो नैनीताल में तो हर कोई चाहता है आना, भाई झीलों की नगरी है, ऑब्वियसली सभी आना चाहेंगे ना, तो ऑब्वियसली झीलों की नगरी है। और यहाँ ईंटों पे तुमने क्या बना रखे हैं, शिलालेख। और दूसरा देहरादून, देहरादून भाई साहब क्या जगह है, समझ में आया? तो जगह, दो जगह आपको याद हो गई ना, ईंटों के ऊपर जो है क्या लिखे हैं, उत्तीर्ण लेख है। हो गया, 2 बार पढ़ लिया हमने, याद हो गया। क्या क्या, नैनीताल और देहरादून। मंदिर, मंदिर के लिए याद रखना 4 चीज़ें, क्या है, केदारनाथ, कल्पनाथ, एक मठ पढ़, नहीं केदारनाथ, फिर दूसरा क्या है आपको पता है, गोपेश्वर पढ़ना है, फिर काली मठ हो गया और नाला, हो गया ना। उसके बाद दूसरा मैंने क्या कहा था अभी, दीवारों पे, सॉरी गुफाओं के अंदर, गुफाओं के लिए देवप्रयाग जिसका दूसरा नाम वामन गुहा तथा साथ ही साथ दूसरा क्या था, अब आएगा कल्पनाथ, ये कल्पनाथ आ गया सेम। उसके बाद ईंटों पर नैनीताल और, जल्दी से जल्दी बेटा, नैनीताल और कहाँ पर हो, मैंने कहा आइकॉनिक क्या, देहरादून, ठीक हो गया। उसके बाद है देवलगढ़ तथा कौलसारी से प्राप्त मूर्ति पीठी का लेख। इतना नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा देवप्रयाग, देवलगढ़ और कोलसारी से कौन से लेख प्राप्त हुए, मूर्ति पीठिका के लेख प्राप्त कहाँ से हुए, देवलगढ़ और कोलसारी से, ठीक है। देखा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है, देखो त्रिशूल लेख, क्या त्रिशूल लेख ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, दिमाग में छपना चाहिए। क्या कहा मैंने कहा त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं। दो चीज़ें याद रखना, इसके लिए भी दो है, त्रिशूल बनाएंगे, त्रिशूल गोपेश्वर और बाड़ाहाट, ठीक है, क्या है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट, हो गया। यहाँ से क्या है, क्या कहा मैंने, त्रिशूल लेख कहाँ से है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे गोपेश्वर और बाड़ाहाट। त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहाट। इस तरह से 2 से 3 बार रिपीट करो, खुद ही याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे हम भी क्या करते थे, एक बार पढ़ लिया बस, और उसके बाद 3-4 दिन बाद खोलोगे फिर भूल जाना आदमी। चलो 3-4 दिन बाद नहीं भी भूलते तो 15 दिन बाद आप भूलोगे ही भूलोगे, अगर रिवीजन नहीं करते हो। लेकिन अगर इस तरह से पढ़ते हो तो आपको याद ज़्यादा रहता है। रीजन आप 10 बार रिपीट कर रहे हो उस चीज़ को, समझो क्वेश्चनों को, कहने का तात्पर्य समझो, ठीक है। उसके बाद समझ में आया ना, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से क्या प्राप्त हुई, त्रिशूल लेख, ठीक। एक गोपेश्वर और बाड़ा लगा देना, बाड़ा कहाँ लगा है, गोपेश्वर में लगाया मैंने, तो बाड़ाहाट और गोपेश्वर क्या, किस लिए, क्योंकि त्रिशूल आ रहे थे, हो गया। चलो अब उसके बाद क्या, देखो गोपेश्वर के शिव, रुद्र शिव मंदिर से त्रिशूल लेख में 2 राजाओं के लेख मिलते हैं। अब देखो क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ये चीज़ें दिमाग में सोचो। अब आपसे ये कुछ नहीं पूछा जाएगा कि गोपेश्वर में दो राजा कौन से थे, कौन सा लेख मिला, नहीं। अब ये पूछा जाता है इस तरह से कि गोपेश्वर में कौन सा मंदिर है, पहली बात। क्या कहा मैंने, गोपेश्वर में कौन सा मंदिर है। देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा भाई साहब, तो इतना आसान नहीं सिलेक्शन लेना, आपको समझना पड़ेगा किस तरह से फैक्ट बनने हैं। टीचर कुछ भी बना के दे देगा तो आपको याद रखना, गोपेश्वर में कौन सा मंदिर है, रुद्र शिव मंदिर। अच्छा चलो ये तो आपको बता दिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, वहाँ से कौन सा लेख मिला, फिर पता चलेगा। अभी तो तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद है कि भैया त्रिशूल लेख मिलेगा, लेकिन वहाँ समझ नहीं आता भाई, समझ में आया। गोपेश्वर याद रखोगे तो याद में त्रिशूल लेख मिलता है, क्या मिलता है, त्रिशूल लेख मिलता है, ठीक हो गया। क्या कहा, गोपेश्वर से कौन सा त्रिशूल लेख मिलता है, समझ में आ गया, चलो सर। और 2 राजा कौन कौन से थे, अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ, 2 राजा अशोक चल था और नागपति नाग। कौन सा, नागपति नाग, एक में तो इतना नाग है खत्म ही नहीं होता। फिर दूसरा तो चलो हम लोग को पता है कि अशोक चल, क्योंकि वो कालसी से उसके अभिलेख मिले हैं अशोक के, यहाँ अशोक चिल हो गया, कुछ तो आया अशोक का, हो गया नागपति नाथ और अशोक चल, ठीक है। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से त्रिशूल की दिन। अब इस क्या है, नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था,
गोपेश्वर को 6 से 6वीं 7वीं शताब्दी में नागपति नाग ने इस सब इसको क्षेत्र को जीता। गोपेश्वर की बात हो रही है। और 12वीं शताब्दी में क्या है, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल को इस क्षेत्र को जीता। ठीक है, 12वीं शताब्दी में नेपाल के राजा अशोक चल ने इस क्षेत्र को जीता। देखो, अगर पूछा जाए ये अशोक चल कौन था, तो नेपाल का राजा था। ठीक, और ये अशोक चल ने कब नेपाल को कब्जे में करा, तो 12वीं शताब्दी में नेपाल को कब्जे में कर लिया। नागपति नाग ने 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्या करा, इस क्षेत्र को जीत लिया। अब देखो लॉजिक कैसे याद कर सकते हो, कि पेपर में तो दिमाग में बैठेगा ही नहीं कि किसने पहले करा। तो याद रखना, देखो जब नाग आएगा तो नाग पहले आएगा, तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में, और अशोक आएगा तो याद रखना 6 का दुगना, तो 12वीं शताब्दी में उसने नेपाल पर अधिकार कर लिया। ठीक हो गया। अब क्या कहा जाता है, देखो 2 चीज़ें पूछी जाएगी। प्रथम व द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिलती है। ये पूछ सकता है कि कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय शताब्दी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मुनि की रेती और सुमाड़ी 2 जगह से याद रखना। ठीक है, 2 जगह से आपको याद रखना है कि क्या मैंने कहा, प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई, तो मुनि की रेती और सुमाड़ी। ठीक है, सुनने वाली कौन, मुनि की रेती। ठीक हो गया, ओके सर। उसके बाद क्या कह रहा है मोर ध्वज स्तूप के 3रे सदी का मुद्रा लेख मिला। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बार याद करना ही करना है। क्या कह रहा है मोर ध्वज स्तूप से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला। ठीक है, पहली और दूसरी सदी का कहाँ से मिला, कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली, जल्दी बताओ, मुनि की रेती और सुमाड़ी। ठीक है, ये देखो लिखा है प्रथम और द्वितीय। अगर पूछ ले तीसरा कहाँ से मिला, तो तीसरा आपको याद रखना है कहाँ से, मोर ध्वज से। ठीक है, कहाँ से मिला, मोर ध्वज से। ठीक हो गया, चलो। उसके बाद क्या कह रहा है, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेशव, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ आदि स्थानों से मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख। अब क्या कह रहा है, देखो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेशव, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थानों से मिलते हैं। अब आपसे पूछे पांडव से कितने मिलते हैं, कहेंगे तो 4 लेख मिलते हैं, कंडारा से 1 और चंपावत से भी 1 मिलता है। ठीक है, पांडुकेशव से 4 लेख, कंडारा से 1, चंपावत से 1। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्र लेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो पांडुकेशव, कंडारा। ठीक है, पांडव, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ। चंपावत तो आपको याद हो गया होगा, और बैजनाथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है। देखो इस क्षेत्र में प्राचीन कालीन लेखों में पल्लिका, छोटे ग्राम। ठीक है, क्या कहलाते थे, पल्लिका को कहा जाता है छोटे ग्राम वाले को। ठीक है, इसके अलावा जो इकाइयाँ दी गई थी, महत्व कौन रखता है, तो महत्व रखता है ग्राम शासक, जो गांव पे शासक करेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो उस टाइम पे राजा तो होंगे ही ना, गांव की बात चल रही है तो यार पहाड़ बात कर रही है, तो आराम से तो उस टाइम पे ग्राम का शासक होगा ना, ग्राम का शासक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो भृत्य। भृत्य का मतलब क्या हुआ, कोई आपका सेवक। भृत्य, भरत कहते हैं ना, भरत छोटा भाई आपका क्या होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। उस तरह से याद करो, भृत्य सेवक। ठीक है, प्रतिहार का मतलब होता है जो किसी भी बंदे पे क्या करते, हमला करते। क्या करते, हमला करते। तो प्रति माने प्रतिहार का मतलब क्या होता है, आपका द्वार रक्षक, आपके दरवाजे में किसको घुसने नहीं देगा, वो कहलाता है प्रतिहार। समझ में आया, ठीक है। गौप्त का मतलब होता है कि जो आपके गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर क्या करते हैं, आपकी रक्षा, तो रक्षक। गौप्त किसको कहा जाता था, रक्षक। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहता है, कोटपाल। कोटपाल क्या होता है, गढ़ रक्षक, कोटपाल। ठीक है, कोटपाल क्या हुआ, गढ़ रक्षक। ठीक है, कोटपाल क्या हुआ, गढ़ रक्षक। उसके बाद क्या लिखा है, बलाध्यक्ष। बल जिसके पास हो, किसके पास है बल, बल है सेना नायक के पास। और महादंड नायक, जो आपको दंड दे सका, तो सेनापति। ठीक है, प्रजापति, सेनापति हो गया। और अक्ष पटिका, जो लेखा पटिका। और कुलचारी,
तहसीलदार। ठीक है, यहाँ पूछा था कुलचारी, पूछा जाएगा तहसीलदार। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए, कहाँ तक हो गया था हमारा? बला बलाध्यक्ष, बल जिसके पास हो, सेना नायक हो गया। महादंड नायक कौन होगा? सेनापति, जो आपको डंडे दे सकता है, उसका वो कौन है? सेनापति। अक्षय पट्टिका, लेखा। ठीक है, कुलचारिका इंपॉर्टेंट है, कुलचारिका पूछा जाएगा तो आपको इतना कुल को चलाने वाला एक तहसीलदार होता है। हो गया। अब आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या होता है? देखो, प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दूरस्थ क्षेत्र है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर वाला क्षेत्र था ये। ठीक है, इसका अधिकांश भाग बिहड़ वीरान जंगलों से भरा व लगभग निर्जल था। निर्जन मतलब जहाँ कोई लोग रहने वाले नहीं थे, वीरान था उस टाइम पे। ठीक है, प्राचीन काल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो उत्तराखंड था वो वीरान था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इसीलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। ठीक है, अब उस टाइम पे वीरान था तो यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है, क्या पता चला लोगों को? वो तो पूरा वीरान है ना, वीरान में क्या पता चलेगा? तुम्हें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, वही चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, वीरान है तो भैया पता ही नहीं चलेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है? देखो, थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्र पत्रों के आधार पर, वही है, यहाँ पे थोड़े बहुत सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, और ताम्र पत्र प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इतना है मतलब, फिर भी वो नहीं है मतलब कि पूरा ही बता दे, थोड़ा बहुत बता सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे कुलिन शासन, अब ये इसकी जानकारी कैसे मिली? सबसे पहले कुलिन जो शासक थे इसकी जानकारी कैसे मिली? इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कौन था? ये सब इसमें पूछ जाइए, ये कब से कब सदी में चला है। ठीक है, क्या कह रहा है? कुलिंदी शासक। अब कुलिंदी शासक जाति उत्तराखंड पर शासक करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कुलिंदी शासक कौन था, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधे क्वेश्चन क्या आता है। देखो, क्वेश्चन पे अगर तुम फोकस करोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। कहता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली, क्या उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम शक्ति कौन सी थी? अब शक्ति आए तो दिमाग चकराना नहीं, उस टाइम पे आपको याद रखना है। हमने जब प्राचीन काल पढ़ा था उसमें पहला जो था वो कुलिंद शासक था। कुलिंद शासक ही ऐसे थे जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन करा था। ठीक, क्या कहा? कौन थे? कुलिंद शासक ही ऐसे शासन थे जिन्होंने किस पे शासन करा था? कहोगे, बताओ किस पे करा था? हाँ, तो याद रखना, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो कुलिन शासक। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा जाए इनका शासन काल कब से कब रहा? किसका? कुलिन शासकों का था, तो 3-4 ईस्वी तक। ठीक है, पहाड़ों पर इनका शासनकाल कितने ईस्वी तक रहा? किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कुलिन शासकों की। तो आपको याद रखना है 3 से 4 ईस्वी तक इनका कहाँ? उत्तराखंड में शासन है। ठीक, मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या है? कुलिंद शासकों, भारत उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति याद रखना कौन सी है? कुलिंद शासन है भाई, दिमाग में रख लेना इस चीज़ को। और मैंने कहा इनकी अगर बात करी जाए कि इन्होंने जो शक्ति कौन सी, मतलब इन लोग कब तक या किस, इनका शासन कब तक रहा, ये कह सकते हो क्या? इनका शासन कब तक रहा? पहाड़ों पर तीसरी और चौथी शताब्दी तक, ईस्वी तक रहा। देहरादून के पास यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित कालसी नाम है। ये तो भैया मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, कालसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखना देहरादून की कौन सी नदियाँ थी? यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित कालसी नदी से अशोककालीन शिलालेख मिलता है। अब इस क्षेत्र निवासी को पुलिंद, इस क्षेत्र को अप्रांत कहते हैं। ठीक है, इस अभिलेख से प्राप्त ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। आपसे ये पूछा जाता है ये कि जो कुलिंद थे ये भी किसी के अधीन होंगे ना, ये चीज़ें पूछी जाती है कि कुलिंद लोग जो किसके अधीन थे? तो याद रखना मौर्यों के। अच्छा, ये मौर्यों के अधीन थे, ये तो दिमाग में छप गया ना। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि जो ये थे कौन से कुलिंद लोग किसके अधीन थे? मौर्य के अधीन थे। यह कैसे पता चलता है? कौन से लेख से पता चलता है? फंस गए ना, तो याद रखना है वो लेख कौन सा था? कालसी अभिलेख था, जिससे पता चलता है। ठीक है, सबसे कितने मिलते हैं कहेंगे तो 4 लेख मिलते हैं। कंडारा से 1 और चंपावत से भी 1 मिलता है। ठीक है, पांडु के से 4 लेख, कंडारा से 1, चंपावत से 1। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कार्तिकेय राजाओं के ताम्र लेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो पांडु केशव, कंडारा,
ठीक है, पांडव, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ। चंपावत तो आपको याद हो गया होगा, और बैजनाथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है देखो, इस क्षेत्र में प्राचीन कालीन लेखों में पल्लिका, छोटे ग्राम, ठीक है, क्या कहलाते थे, पल्लिका को कहा जाता है छोटे ग्राम वाले को। ठीक है, इसके अलावा जो इकाइयाँ दी गई थी, महत्तम, महत्व कौन रखता है, तो महत्व रखता है ग्राम शासक, जो गांव पे शासक करेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो उस टाइम पे राजा तो होंगे ही ना, गांव की बात चल रही है तो यार पहाड़ बात कर रही है तो आराम से तो उस टाइम पे ग्राम का शासक होगा ना, ग्राम का शासक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, भृत्य, भृत्य का मतलब क्या हुआ, कोई आपका सेवक, भृत्य, भरत कहते हैं ना, भरत छोटा भाई, छोटा भाई आपका क्या होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, उस तरह से याद करो, भृत्य सेवक। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है जो किसी भी बंदे पे क्या करते, हमला करते, क्या करते, हमला करते। तो प्रति माने प्रतिहार का मतलब क्या होता है, आपका द्वार रक्षक, आपके दरवाजे में किसको घुसने नहीं देगा, वो कहलाता है प्रतिहार। समझ में आया, ठीक है। गौप्त, गौप्त का मतलब होता है कि जो आपके गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर क्या करते हैं, आपकी रक्षा, तो रक्षक, गौप्त किसको कहा जाता था, रक्षक। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहता है, कोटपाल, कोटपाल क्या होता है, गढ़ रक्षक, कोटपाल। ठीक है, कोटपाल क्या हुआ, गढ़ रक्षक। ठीक है, कोटपाल क्या हुआ, गढ़ रक्षक। उसके बाद बला, क्या लिखा है, बल, बलाध्यक्ष, बल जिसके पास हो, किसके पास है बल, बल है सेना नायक के पास। कहाँ तक हो गया था हमारा, बला, बलाध्यक्ष, बल जिसके पास हो, सेना नायक हो गया। महादंड नायक कौन होगा, सेनापति, जो आपको डंडे दे सकता है, उसका वो कौन है, सेनापति। अक्षय, पट्टिका, लेखा। ठीक है, कुलचारिका इंपॉर्टेंट है, कुलचारिका पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, कुल को चलाने वाला एक तहसीलदार होता है, हो गया। अब आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या होता है देखो, प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दूरस्थ क्षेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा दूर वाला क्षेत्र था ये। ठीक है, इसका अधिकांश भाग बिहड़ वीरान जंगलों से भरा व लगभग निर्जल था। निर्जन मतलब जहाँ कोई लोग रहने वाले नहीं थे, वीरान था उस टाइम पे। ठीक है, प्राचीन काल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो उत्तराखंड था वो वीरान था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसीलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। ठीक है, अब उस टाइम पे वीरान था तो यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है, क्या पता चला लोगों को, वो तो पूरा वीरान है ना, वीरान में क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, वही चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, वीरान है तो भैया पता ही नहीं चलेगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है देखो, थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्र पत्रों के आधार पर, वही है, यहाँ पे थोड़े बहुत सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, और ताम्र पत्र प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, इतना है मतलब, फिर भी वो नहीं है मतलब कि पूरा ही बता दे, थोड़ा बहुत बता सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे कुलीन शासन, अब ये इसकी जानकारी कैसे मिली, सबसे पहले कुलीन जो शासक थे इसकी जानकारी कैसे मिली, इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कौन था, ये सब इसमें पूछ जाइए, ये कब से कब सदी में चला है। ठीक है, क्या कह रहा है, कुलिंदी शासक। अब कुलिंदी शासक जाति उत्तराखंड पर शासक करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कुलिंदी शासक कौन था, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधे क्वेश्चन क्या आता है। देखो क्वेश्चन पे अगर तुम फोकस करोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। कहता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली, क्या उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम शक्ति कौन सी थी। अब शक्ति आए तो दिमाग चकराना नहीं, उस टाइम पे आपको याद रखना है, हमने जब प्राचीन काल पढ़ा था उसमें पहला जो था वो कुलिंद शासक था। कुलिंद शासक ही ऐसे थे जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन करा था। ठीक, क्या कहा, कौन थे, कुलिंद शासक ही ऐसे शासन थे जिन्होंने किस पे शासन करा था, कहोगे बताओ किस पे करा था। हाँ, तो याद रखना, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो कुलीन शासक। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए इनका शासन रहा, इनका शासनकाल कब से कब रहा, किसका, कुलिंद शासकों का था, तो 3-4 ईस्वी तक। ठीक है, पहाड़ों पर इनका शासनकाल कितने ईस्वी तक रहा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कुलिंद शासकों की। तो आपको याद रखना है 3 से 4 ईस्वी तक इनका कहाँ, उत्तराखंड में शासन है। ठीक, मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्या है, कुलिंद शासकों, भारत उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति याद रखना कौन सी है, कुलिंद शासन है भाई, दिमाग में रख लेना इस चीज़ को। और
मैंने कहा इनकी अगर बात करी जाए कि इन्होंने जो शक्ति कौन सी, मतलब इन लोग कब तक या किस, इनका शासन कब तक रहा, ये कह सकते हो क्या, इनका शासन कब तक रहा पहाड़ों पर, तीसरी और चौथी शताब्दी तक, ईस्वी तक रहा। देहरादून के पास यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित कालसी नाम है, ये तो भैया मैंने वो पहले ही बता रखा है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। कालसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो याद रखना देहरादून की कौन सी नदियाँ थी, यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित कालसी नदी से अशोककालीन शिलालेख मिलता है। अब इस क्षेत्र निवासी को पुलिंद, इस क्षेत्र को अप्रांत कहते हैं, ठीक है। इस अभिलेख से प्राप्त ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। आपसे ये पूछा जाता है ये कि जो कुलिंद थे ये भी किसी के अधीन होंगे ना, ये चीज़ें पूछी जाती है कि कुलिंद लोग जो किसके अधीन थे, तो याद रखना मौर्यों के। अच्छा ये मौर्यों के अधीन थे, ये तो दिमाग में छप गया ना। अच्छा ये पूछा जाएगा कि जो ये थे कौन से कुलिंद लोग किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। यह कैसे पता चलता है, कौन से लेख से पता चलता है, फंस गए ना। तो याद रखना है वो लेख कौन सा था, कालसी अभिलेख था, जिससे पता चलता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक प्रसिद्ध भूगोल वक्ता कौन था, टामली थे। कौन थे, टामली, ठीक है। अब वो क्या कहते थे, कुलिंद, देखो कुलिंद का मतलब पहले क्या, इसका अन्य नाम अगर आता है तो कुलेंद्र भी कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है। तो टामली कुलेंद्र लोग दूसरी सदी ईसा पूर्व में व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे, ठीक है। मतलब जो प्रसिद्ध भूगोल वक्ता टामली कुलेंद्र थे ना, टामली, ये जो कहते थे कि जो कुलिंद लोग थे यह कहते हैं दूसरी शताब्दी में, कहाँ, 3 जगह आपको याद रखनी है, व्यास, गंगा और यमुना, ठीक है। देखो गंगा और यमुना तो आपको याद हो गया, और व्यास एक तीसरा ले लो, तो व्यास, गंगा, यमुना, 3 जगहों पर दूसरी शताब्दी में टामली के अनुसार जो कुलिंद लोग थे वो लोग बसे हुए थे। कहाँ पर, याद रखना, व्यास, गंगा और यमुना, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कुलिंद वंश। अब देखो ये चीज़ क्वेश्चन है बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, अमोद भूति से। अमोद भूति कौन था, तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है कुलिंद शासन का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कौन था, ठीक है। कौ से याद रखना, और वहाँ क और औ से मिलता है तो बनता है अमोद भूति। कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो अगर पूछा जाए कुलिंद वंश, पेपर में कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा आप लोग को, तो याद रखना जब कौ की बात है कि कुलिंद, तो वहाँ पर चले जाएगा औ से। तो कुलिंद जो शासक था सबसे शक्तिशाली जो शासक कौन था कुलिंद शासन में, तो याद रखना अमोद भूति था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में पूछा ही जाता है, ये लिख के रहना। अब इसकी जो 2 मुद्राएं थी, एक रजक और ताम्र मुद्राएं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक, देखो पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, ठीक है। क्या कहा मैंने, पश्चिम में, अब ये पश्चिम उत्तर आता तो होगा आप लोग को या नहीं आता, ये भी आता होगा, बिल्कुल मुझे भरोसा आप लोग के ऊपर। तो क्या कहता है, ये कहता है कि पश्चिम में देखो 2 मुद्राएं थी, एक रजत और ताम्र, पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा। पश्चिम पता है ना, पश्चिम किधर साइड, इधर साइड को, ये इधर साइड, तो ये पश्चिम में कहाँ, 2 जगह थी, व्यास से लेकर कहाँ, अलकनंदा तक, ठीक। और दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई है, ठीक है। पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं कि जो आपकी किसकी अमोद भूति की सिक्के, रजत और ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई, बस ये आप याद कर सकते हो कि भैया व्यास और अलकनंदा से पश्चिम में। और अगर बात करते हैं दक्षिण मतलब नीचे को, दक्षिण में कहाँ से प्राप्त हुई, सुनेत तथा बेहद, इन दोनों स्थानों से प्राप्त हुई, ठीक है। अच्छा इन दोनों अगर मुद्राओं की बात करें तो इन मुद्राओं में के अग्र मतलब आगे वाले भाग पर 2 चीज़ें, देवी तथा मृग का अंकलन है। किन किन का, देवी और मृग, माने मृग क्या होता है, हिरन, ठीक है, उसका अंकलन। अंकलन मतलब छपे हुए जो ये मुद्राएं मिली है ताम्र और किसकी, जो रजत की, ये मुद्राएं एक तो व्यास से अलकनंदा में मिली पश्चिम में, और नीचे एक इधर और एक इधर डाउन में, और दक्षिण में सुनेत हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, बेहद, इनसे मिली है। दूसरा क्या कह रहा है, इन मुद्राओं के अग्रभाग पर, मतलब जो ये मुद्राएं मिली है इनके अग्रभाग पर क्या मिल रखा गएगा, तो याद है देवी तथा मृग का अंकलन, इन दोनों का चित्र यहाँ पे मिला, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है देखो, और
प्राकृत में इस जो मुद्रा है ना, इसके ऊपर कुछ लिखा भी गया है। वो क्या लिखा है? राज्ञ कुलिंदस्य अमुद्भूतिस्य महर जस। देखो आप लोग से पूछा है जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बाइलक किया है ना आजकल, जो उत्तराखंड का चल रहा है सीरीज, तो बहुत ज़्यादा कुछ भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो सीरीज है उस तरह से देंगे, प्रॉपर क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। पहले यूके ट्रिपल एस थे, अब यूके पीएससी हो गए, तो यहाँ पे परफेक्ट चीज़ें आ रही हैं। जैसे क्या लिखा है देखो, राज्य कुलिंदस्य अमोदभूतिश्च मह जस अंकित है। आपसे पूछा जा सकता है क्या कि और कौन सी भाषा में? चलो ये तो पूछा नहीं जाएगा ना। देखो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या कह रहा हूँ मैं। देखो जैसे ये लिखा है राज्य कुलिंदस्य अमोदभूति महस। अब इसको देख के आप लोग समझ जाओगे कि ये किसके बारे में है, तो अमोदभूति के बारे में ना। अब जिस राजा की बात करें तो अमोदभूति के बारे में। आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जो है ना, कहाँ लिखा पड़ा है? ठीक है, किसके ताम्रपत्र थे? आप लोग को समझ में आ गया कि भैया अमोदभूति के थे, दिख गया। अब पूछा जाएगा किस भाषा में। जब ये भाषा पूछेगा ना तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ मैंने कहा, किस भाषा में लिखा गया है? जो ये आपका राज्य कुलिंदस्य अमोदभूति महजस्य क्या है, महर जस, किस भाषा में लिखा है? तब आता है, तब लिखना होता है प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। यहाँ क्वेश्चन घुमाता हो। ठीक, उसके बाद क्या देखो, प्रथम सदी ईस्वी पूर्व में अमोदभूति की मृत्यु के बाद। अच्छा, अमोदभूति जब मर गया था उसके बाद किसका शासन हुआ यहाँ पे? तो शकों का। ठीक, पहला कुलिंद, कुलिंद का जो सबसे शक्तिशाली शासक था अमोदभूति। ठीक, अमोदभूति के जो ताम्र और रजत के क्या मिले यहाँ से, रजत की क्या मिली थी? मुद्राएं मिली। ठीक, और जब ये मर थे तो इसके जब अमोदभूति मरा उसके बाद कौन आया? तो यहाँ पे याद रखना, शकों ने किस पे? मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक, ठीक है सर। किसने करा? जो मैदानी क्षेत्रों पर। ये इतना नहीं पूछा, मतलब ये था कि आपका कुलिंद के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो शक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है शकों के बारे में जानकारी आपको किस मंदिर से मिलती है, ये पूछा जा सकता है। देखो, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मंदिरों एवं सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों की के अधिकार की पुष्टि करती है। देखो शकों में क्या था, शक लोग क्या करते थे? पहली बात तो याद रखना, शक संवत आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। शक संवत जो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है वो क्या था? ये शक धर्मों का ही था। ठीक है, शकों के आने के बाद ही स्टार्ट हुआ था। और साथ ही साथ जो शकों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे? सूर्य मूर्तियों को, सूर्य की मूर्तियों को और सूर्य मंदिरों को। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो कटार, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए शकों ने कौन सा, मतलब कहीं से इसको पता चलता है कि यहाँ शकों ने मूर्तियाँ बनाई है सूर्य की। ठीक है, उत्तराखंड में किस जगह पर शकों ने मूर्ति बनाई, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना, जो अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर है, देखो इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, शकों ने अपनी मूर्तियाँ निर्माण करी हैं सूर्य की। तो वो मंदिर कौन सा था पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कटारमल सूर्य मंदिर है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ये दो चीज़ें सब लोग पढ़ते हैं। ठीक, असली चीज़ छोड़ के देते हैं कि नदी कौन सी थी। ये हर कोई लॉजिकली सबको याद रहता है कि कटारमल मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। किसने बनाया? शकों ने बनाया। और ये पूछा जाएगा, ये चीज़ें तो बच्चा बच्चा जानेगा जो स्टार्टिंग में पढ़ेगा। पूछा जाता है कि कटारमल मंदिर जो है, जो अल्मोड़ा में किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा जाता है भाई पेपर में। तो आपको याद रखना है कौन सी नदी है, तो याद रखना अल्मोड़ा है। और तो कौ से कोशी, तो कौन सी नदी थी वो? कोशी नदी के पास स्थित है। कौन सा? तो कौन सा मंदिर था? कटारमल का सूर्य मंदिर। किसके निकट है? कोशी नदी, अल्मोड़ा में है। ठीक, चलिए देखो, अल्मोड़ा के से प्राप्त कुलिंद मुद्राओं पर आसेक, गौमित्र, हरदत्त और शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित हैं। जैसे ना, अब कुलिंद शासक की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर स्थित रहे? तो अल्मोड़ा में। अब वहाँ से जो मुद्राएं थी उनमें किन किन के चित्र मिले हैं या नाम अंकित थे? कुछ राजाओं के नामों के बताइए। तो देखो, आसेक, गौमित्र, यहाँ गाय का मित्र हो गया, हरदत्त और शिवदत्त। देखो दो आपको याद करने की जरूरत नहीं, राजा हरदत्त और शिवदत्त, दो तो आप दिमाग में छाप लो। दूसरा क्या है? आसेक और गोमित्र, गाय का मित्र, और आसेक, हरदत्त और शिवदत्त। ठीक, शकों के बाद
प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार। अच्छा, उसके बाद शकों के बाद कौन आए? कुषाण। पहले कुलिंद, फिर शक, फिर कुषाणों ने अधिकार करा। कहाँ पर करा? तराई क्षेत्र में। ठीक, आपसे क्या पूछा जाएगा? अल्मोड़ा मतलब कुलिंदों के बाद कौन, मतलब सॉरी, कुलिंदों मुद्राओं पर किन राजाओं के नाम अंकित थे? तो आसेक था, गौमित्र हो गया, हरदत्त, शिवदत्त, ये दोनों तो भैया आंखें बंद के याद हो गए। गौमित्र भी याद हो गया होगा, बस आसेक का थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। 2 से 3 बार इसको रिपीट करो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, जो कुलिंद मुद्राओं पर किन राजाओं का छाप मिला है। अब शकों के बाद कौन आया कहोगे तो याद रखना। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो शकों के बाद कौन आए? तो आए थे कुषाणों ने। कुषाणों ने तराई पर अधिकार करा था या फिर मैदानों पर? ठीक, और शकों ने कहाँ मैदानों पर करा है, तराई पे करा है? ये चीज़ें दिमाग में छापो, ये भी पूछ सकता घुमा के, तो याद रखना है। देखो, अमोदभूति, शकों ने मैदानों पर, जबकि कुषाणों ने तराई पर अधिकार करा प्रथम सदी में। ठीक, इसमें वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास है, गोविषाण काशीपुर से प्राप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले। फिर क्या लिखा है? देखो, शकों के बाद कौन आया? कुषाण आए। कुषाण कहाँ है? तराई में आए। ठीक है, फिर वही पूछा जाएगा कि कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले? तो पहला है वीरभद्र ऋषिकेश से मिले। ठीक, कहाँ में? वीरभद्र ऋषिकेश। अच्छा, दूसरा कहाँ? मोरध्वज। मोरध्वज कहाँ? कोटद्वार के पास। तीसरा गोविषाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में। गोविषाण कहाँ है? काशीपुर का पुराना नाम है, ये तो पता ही है ना आपको। गोविषाण क्या है? काशीपुर का पुराना नाम है। मोरध्वज कहाँ है? कोटद्वार में है। ठीक है, और वीरभद्र, वीरभद्र कहाँ कहोगे? तो वीरभद्र आपका ऋषिकेश में। ठीक है, वीरभद्र का है ऋषिकेश में। ओके, और उसके बाद क्या कह रहा हूँ मैं? मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविषाण काशीपुर से पर्याप्त मात्रा। ठीक हो गया, ये चीज़ें होगी, ये भी हो गया, बढ़िया से हो जाना चाहिए। ठीक है, कुषाणों के पतन के समय यहाँ नए राजवंश तथा यथा मतलब गोविषाण जो काशीपुर को कहते थे, कालसी व लाखा मंडल स्थापित हुए। ठीक है, जब हमारा कुषाणों का पतन हुआ था तो वहाँ पर कौन से राजवंश स्थापित हुए? तो 3 चीज़ें याद रखने, एक गोविषाण हुआ, कालसी पे और लाखा मंडल स्थापित हुए, और साथ ही कुलिंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। ऐसा नहीं कि कुलिंद खत्म हो गए थे, नहीं, कुलिंद आपके खत्म नहीं हुए थे। कुलिंद भी क्या थे? वो भी हर कहीं ना कहीं क्षेत्रों पर, छोटे क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे राज्य कर रहे थे। आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कुलिंद जो थे, अगर शक आए तो वो लोग क्या छोड़ दिया उन लोगों ने? तो ऐसा नहीं था, कुलिंद लोग भी साइड साइड से अपना कर ही रहे थे। ठीक, सबसे पहले आता है कुलिंद, फिर आते हैं शक, फिर कौन सा आता है आपका? कुषाण आते हैं। ठीक है, अब कुषाणों का पतन होता है। ठीक है, पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश बने। राजवंश कौन कहाँ पर बने, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि गोविषाण था, वो काशीपुर में बन गया। ठीक है, और कालसी आपको याद ही है, और लाखा मंडल। ठीक, ऐसा नहीं था कि कुलिंद लोग जो थे और घर में बैठ गए, ऐसा नहीं था। उनने भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार अपना किया था, वो वहीं पर क्या करते थे? शासन करते थे। फिर इम्पोर्टेंट देखो आया कुलिंदों के समकालीन योद्धेय शासकों की मुद्राएं। जौनसारी भाबर, देखो जौनसारी भाबर मैंने परसों बताया था आपको कि जौनसारी भाबर का मतलब होता है देहरादून। और कालो डांडा जो कहाँ है? पौड़ी से मिली है। ठीक है, जो कि उन्हें शासन की पुष्टि करती है। कुषाणों को कुचलने में योद्धेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक हो गया। देखो अब क्या कह रहा है कि आपसे क्या पूछा जाएगा? योद्धेय जो शासक थे, इनकी मुद्राएं कहाँ से मिली? तो जौनसारी भाबर। अच्छा, आप बताओ जौनसारी भाबर कहाँ है? तो आपको इतना तो याद होगा ही होगा कि ये भैया जो है देहरादून में है। ठीक, मैंने बताया था तुम्हें जौनसारी भाबर। ठीक है, तथा कालो डांडा आपसे पूछा गया जाता है। जैसे जो कालो डांडा है ना, अब यार ये तो नहीं पूछेगा जैसे 2 चीज़ें देगा कि भैया 2 शासकों की मुद्राएं कहाँ से मिली। ठीक, या तो देहरादून देगा या फिर पौड़ी देगा। ठीक, कभी कभार क्या देता क्वेश्चन? जौनसारी भाबर दे देगा और साथ ही साथ दे देगा कालो डांडा, और कुछ ऐसी 2 और दे देगा ऑप्शन, और लास्ट में दे देगा कि ये दोनों ए और बी हैं। तो आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों? हमने क्या पढ़ा कि योद्धों जो हैं शासकों के
जो मुद्रा है वो कहाँ से मिली कहोगे, तो वो जौनसारी बाबर से मिली हमने कहा। और दूसरा कहाँ से मिली कहा तुमने कहा सर देहरादून से मिली। और दूसरा तुम कहोगे सर पौड़ी से मिली। अब वहाँ पे पूछ लिया कि लाखों, पहले मतलब जब उन लोगों ने क्या कह दिया कि जौनसारी बाबर, ठीक है, तो जौनसारी बाबर हो गया। और दूसरा क्या कह दिया उसने कहा कालो डांडा, तो पेपर में तो हो गया क्वेश्चन गलत। तो याद रखना है क्या कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि योधेय शासकों की जो मुद्रा है दोनों याद करने। जौनसारी बाबर है कहाँ, देहरादून। कालो डांडा है कहाँ, पौड़ी। इस तरह से मिलान के लिए भी आ जाता है, खाली कालो डांडा कहाँ है, पौड़ी में है, समझे। ये चीज़ें देता है आजकल के पेपर जो, ठीक है। उनके शासन की कुषाणों को आपसे, चलो ये एक और चीज़ पूछ लेगा क्या, देखो किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। कुषाणों को कुचलने में, मतलब कुषाणों को ख़त्म करने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ रहा, तो याद रखना यदुयों। किसका, यदुयों की एक बहुत ज़्यादा भूमिका रही है इसमें, किसको ख़त्म करने में, कुषाणों को, ठीक है। ओके सर। अब उसके बाद देखो क्या है, अब आगे देखते हैं। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवमन नामक राजा ने करवाया। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिख दिया मैंने। पेपर क्या पूछेगा, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, क्या बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस राजा ने करवाया था। क्या कहा, मैंने कहा बाढ़ वाला जो यज्ञ वेदिका थी ना, मतलब एक चीज़ याद रखो, इसमें कह सकते हो कि जो यज्ञ वेदिका थी कहाँ की, बाढ़ लगा देने वाली, किसने कराया था, वो शील बमन नामक राजा ने करवाया। शील बमन को कुछ विद्वान कुलिंद तो कुछ यदो कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन था कि ये आगे जो शील बमन था या आखिर था क्या, ठीक है। वो था, या तो कुछ विद्वान कहते हैं कि यदो था, योधेव योधेव, और कुछ कहते हैं कि ये क्या बंदा था, कुलिंद था। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, कुलिंद, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, शीलवमन था राजा जिसने क्या करवाया था, तो उसने किसका निर्माण कराया था, तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। ये अभी तक जो शीलवमन है और बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया, इतना ही पूछा जाता है पेपर में बस, ठीक है। देखो फिर क्या होता है, जो एक कुलिंद लोग थे ना, कुलिंद, ये लोग आगे जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, कृतपुर राज्य का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखो उत्तराखंड आएगा जहाँ हम रहते हैं, हिमाचल प्रदेश क्योंकि वहाँ छूटा है हमारा बाउंड्री से, ठीक है, और रोहिलखंड का उत्तरी भाग, 3 चीज़ें आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कुलिंद लोगों ने कृतपुर राज्य की स्थापना की थी आगे चलकर, ठीक है। कृतपुर राज्य की स्थापना किसने करी, तो कुलिंद, कुषाण, ये सब याद रखना क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ कुषाण लिखा, कुलिंद, पेपर में आएगा कुषाण भी आएगा कुलिंदी भी आएगा, तब तुम शक भी आएगा, तो क्या करोगे भाई, इस तरह से थोड़ा दिमाग में उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तब जाके तुम्हें याद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ इतना तो याद रखने के लिए, तुमको भी याद होगा। क्या कह रहा है देखो, आगे चलकर मतलब जो एक कृतपुर राज्य, इसकी स्थापना किसने करी, तो कुलिंदों ने कर रखी है, ठीक। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते थे। कैसे याद करोगे, उत्तराखंड में जहाँ हम रहते हैं, सीमा किसके साथ साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ। तीसरा क्या है, रोहिल्या का उत्तरी भाग, रोहिल्यों का उत्तरी भाग, हो गया, बिल्कुल सर हो गया। फिर क्या आता देखो, उसके बाद आएगा यहाँ से, समुद्रगुप्त की प्राक शक्ति में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है, ठीक है। प्राक शक्ति किसकी है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्राक शक्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की, ठीक है। इसमें कृतपुर राज्य के लिए क्या कहा, उसने कहा कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है, ये तो कह दिया। और ये अधीन राज्य था, कौन सा, कृतपुर राज्य कहता है, कौन सा शासन ऐसा कहता है कि जो कृतपुर राज्य ये अधीन था, तो याद रखना समुद्रगुप्त था। इसकी कौन सी बुक थी वो, प्राक शक्ति में कृतपुर को कुलिंद राजवंश की, ठीक है। कृतपुर राज्य को क्या कहता है, गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है, कहता है कृतपुर राज्य तथा वो गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है, ठीक। एक अधीन राज्य बताया गया, ठीक।
पहली बात तो पराग शक्ति किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। समुद्रगुप्त का उसने क्या था, ये क्या कहता है कि जो कृतपुर राज्य था वह गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है। और ये साथ ही साथ ये भी कहता है कि जो ये आपका कृतपुर राज्य था उस टाइम पर किसी न किसी के अधीन था। ठीक, ओके सर। फिर आता 5वीं सदी के उत्तरार्ध में इम्पोर्टेंट नागों ने कृतपुर को कुलिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखो नागों ने क्या करा, कृतपुर के कुलिंद शासकों, ठीक है, अब जैसे ही 5वीं शताब्दी आई तो नागों ने अपना फन फैलाया और उन्होंने क्या करा, जो कृतपुर राज्य के कुलिंद शासवंश थे उनको सत्ता से हटा दिया गया और अपना खुद उत्तराखंड में अधिकार कर लिया। क्या करा, अपना खुद उत्तराखंड में अधिकार कर लिया। किन्होंने कर दिया? तो नागों ने। नाग कब आए? 5वीं शताब्दी में आए। ठीक हो गया। और उन्हें क्या करा, कृतपुर राज्य पर अधिकार जमा लिया था। ठीक हो गया। कब? 5वीं शताब्दी में। फिर अब 5 के बाद छठा भी आएगा। तो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर दी। अच्छा, नागों की सत्ता किसने समाप्त करी? तो कन्नौज का मोखरी राजवंश ने। ठीक है, मोखरी राजवंश था और इसने फिर अपने को किसके अधिकार कर लिया? उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कौन था? मोखरी राजवंश। ओके, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन है? नागों ने कृतपुर राज्य पर अधिकार कर लिया और कुलिंदों को समाप्त कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, देखो मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रह वर्मा की हत्या हो। ये इंपॉर्टेंट, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों? ये पूछा जाता है। तो मोखरी, मुंह से बकने वाला, ज़्यादा ही बोलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। देखो इस तरह से याद करो। मैंने कहा मोखरी, मोखरी का मतलब होता है मुंह से बहुत ज़्यादा बोलने वाला। नागों को हराने वाले मोखरी थे। मोखरी को, जब मोखरी जो अंतिम शासक था कहा जाता है, तो अंतिम जो मुंह से बहुत बोलता है तुम उसको घर से बाहर निकाल दोगे। तो ग्रह वर्मा की हत्या होने के बाद मोखरी राज उनके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ठीक है, मोखरी राजवंश क्या हुआ, जैसे आपने उसको घर से बाहर निकाला, आपको क्या हुआ, एक संतुष्टि मिली, एक हर्ष मिला। तो याद रखना, जैसे ही मोखरी राजा को बाहर निकाला तो कौन था मोखरी राजा? कौन था? ग्रह वर्मा। उसका जो बहनोई था हर्षवर्धन, क्या है, हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह कर लिया गया। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो, ये देखो बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। ठीक है, अब कोई ऐसी किताब है जो हमें बताए कि उत्तराखंड में कौन कौन लोग आए? क्वेश्चन पूछा गया बाणभट्ट के ये हर्षचरित्र किसका है? हर्षचरित, नौ चरित्र, हर्षचरित किसका है? क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो ग्रंथ है हर्षचरित किसका है। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना। सर ने बताया कि हर्षचरित जिसका चरित्र मस्त हो तो वो है भट्ट। तो भट्ट पंडित, पंडित न मांस न मीट कुछ नहीं खाते, तो याद रखना पंडितों पे जाना है तुम्हें। और पंडित भट्ट, तो हर्षचरित किसकी? बाणभट्ट का। अब जो ये बुक है हर्षचरित किसकी है? ये क्या बताती है? ये बताती है कि हर्षवर्धन के समय में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन करती है कि उत्तराखंड पर कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे। तो ये जो बुक है आपकी हर्षचरित किसकी है? ये आपकी याद रखना बाणभट्ट की है। हर्षचरित से आपको हर्षवर्धन याद का है, तो हर्षवर्धन के समय जितने लोग आए थे वो सबका वर्णन करती कौन? हर्षचरित। बहुत बढ़िया से याद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो हर्षवर्धन एक कौन सा चीनी यात्री, हर्षकालीन चीनी यात्री हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन क्या था? एक चीनी यात्री थी। इसकी बुक है, क्या है? हिमालय के हिमसांग, हिमालय के पोली ही मोपुलो ब्रह्मपुत्र राज्य में गया था। ठीक हो गया। कहाँ गया था ये? जो
हर्षकालीन चीनी यात्री हेंगसांग, इसकी बुक का नाम क्या बताओ हेंगसांग की। हिमालय के पोली, पहले बात तो पोली हीमोपुलो, पॉली हीमोपुलो, ठीक है, पहली बात तो पोली हीमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ये जो हर्षवर्धन था ये कहाँ गया था, तो आपको याद रखना है, सॉरी हर्षवर्धन नहीं, हेंगसांग चीनी यात्री कहाँ गया था, पहले पोलियो पिया है ना, तो पोलियो से स्टार्टिंग करने, पोली हीमोपुलो जो ब्रह्मपुर राज्य था, ठीक है। और यह जहाँ ये गया था कौन, हेंगसांग, ये किस चीज़ के लिए था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। हर्ष कौन है पता है, हर्षवर्धन के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बुद्ध विहार होने का उल्लेख किया, ठीक है, 5 बुद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। किसने करा, याद रखना, हेंगसांग कौन था, चीनी यात्री था। किस काल में आया, हर्ष कालीन में आया, ठीक हो गया। अब ये कहाँ गया, हिमालय के पोलियो, पहली बात तो पोलियो से याद करना, हिमालय पोलियो पिलाने लग गए, तो पोली हीमोपुलो, और ये ब्रह्मपुर राज्य था, ठीक हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई है। अब हरिद्वार के बारे में हेंगसांग क्या लिखते हैं, क्या कहा मैंने, हरिद्वार के बारे में हेंगसांग क्या लिखते हैं। भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, लगभग 20 लीटर चीनी माप के घेरे में, 20 लीटर चीनी माप के, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 20 मीटर, नॉट सॉरी 20 लीटर, ठीक है, लीटर। हाँ, यहाँ पे बच्चे यही कर रहे होंगे, मैं भी यही कर रहा था, क्या कहा, आप भी सोच रहे हो कि 20 लीटर, 20 लीटर नहीं है, नॉट 20 लीटर, ओनली 20 लियो। ये जो है ये इनकी वो थी मापन की, चीनी माप, ठीक है। चीनी मापन कौन क्या कहलाता है, 20 ली जो है वहाँ हमारे उधर लीटर में मापा जाता था, लेकिन वहाँ पे केवल ली कहा जाता था। कहाँ पर, जो ये चीनी यात्री था हेंगसांग, ठीक हो गया। उसने कहा कि अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री हेंगसांग था उसने हरिद्वार के लिए क्या कहा गया, तो यही तो चीज़ है। तो उसने लिखा भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक स्थान बसा है। अच्छा, इसने लिखा है कि भागीरथी नदी के किनारे कौन सा स्थान वो है, मतलब नगर हरिद्वार। इस मतलब लगभग 20 ली चीनी मापरी से गिरा, ये पूछा जाता है। जो उसने कहा था ना हेमसांग ने कि कितनी, जो भागीरथी मतलब भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार बसा है, ये जो नदी है ना भागीरथी, ये कितने ली पर है, तो ये पूछा जा सकता है। तो आप कहना है 20 ली। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुत्र मानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जो अंग्रेजी इतिहासकार था कनिंघम, ठीक, कौन था अंग्रेजी इतिहासकार आपका, कलिंगम था, जो क्या मानता है, वो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानता है। आधुनिक गढ़वाल जो आजकल का गढ़वाल था और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानता है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुर कौन सा अंग्रेजी शासन कुमाऊं और गढ़वाल को मानता है, और गढ़वाल का जो आधुनिक भाग है उसको, आधुनिक गढ़वाल को और कुमाऊं को कौन ब्रह्मपुर मानता है। तो आपको क्या याद रखना है, अंग्रेजी इतिहासकार था, नाम कनिंघम था, ठीक है, ओके। बहु राजकर्ता का युग अब आएंगे इसके बाद, अब ठीक है। अभी तक समझ में आया आप लोग के, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, कनिंघम क्या कहता है उत्तराखंड को, गढ़वाल कुमाऊं और गढ़वाल को, तो याद रखना ब्रह्मपुर, ठीक है। ये पूछा मुझे ब्रह्मपुर कौन कहता है, तो कनिंघम, ठीक है। बहु राजकता का युग, अब देखो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, अब हर्षवर्धन जब उसकी मृत्यु हो गई, तो अब वहाँ पे जो उत्तराखंड था हमारा वो टूट गया, तो बहुत छोटे छोटे भागों में टूट गया। सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण किया, ठीक है।
सैन्य शक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटो या गढ़, मतलब अब देखो जब वो टूट गया था ना, अब सब लोग आपस में लड़ रहे होंगे। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उस टाइम पर क्या हुआ, उत्तराखंड छोटे छोटे कई राज्यों में टूट गया, ठीक है, स्थापित हुआ। अब हर कोई अपने से लड़ रहा है, उनका एक राजा है नहीं, तो सब अपने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए क्या करने लग गए, अपने अपने राज्यों के लिए गढ़ों का निर्माण करने लग गए। ठीक हो गया। इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य प्रमुख थे। अब जब हर्षचरित मर गए, हर्षवर्धन मर गए, तो उसमें जो राज्य बने, पूछा जाता है कि उस टाइम जब राज्य बने थे तो इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण राज्य कौन से थे। ठीक, तो देखो ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर किसने कहा था कुमा और गढ़वाल को, कनिंघम ने कहा था। शत्रुघ्न, सब एक दूसरे के शत्रु बन गए। और गोविषाण आपको याद ही है किसका है, काशीपुर का नाम है, जिसमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था। इसमें सबसे बड़ा कौन सा राज्य, तो ब्रह्मपुर। ठीक हो। फिर आज 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर को पौरवों का शासक था, ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। 6ठी शताब्दी में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तीनों में से, ब्रह्मपुर में से और शत्रुघ्न में से और गोविषाण में से ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में 6ठी शताब्दी में जो राजा था उसका नाम क्या था, तो पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णु वमन प्रथम और वृषभ, क्या लिखा है, वृष वमन, अग्नि वमन, ध्रुति वमन तथा विष्णु वमन द्वितीय का नाम था। इतना ही पूछा। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था, ये पूछा जाता है। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर में किसका शासन था, तो पौरवों का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में विष्णु वमन प्रथम, ठीक, वृषभ वमन, अग्नि वमन, धूर्ति और विष्णु वमन द्वितीय था। ठीक है, लास्ट से लास्ट, पहले प्रथम, द्वितीय लास्ट में हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई ब्राह्य आक्रमण, देखो वो ऑब्वियसली होगा ना यार, जब एक पूरा राज्य है उसमें शक्तियां ज़्यादा होंगी ना, उसका राजा इकलौता है, अब वही चीज़ें तोड़ दे रहे हो तो बाहर वाले भी तो देखेंगे, तो वो लोग क्या कहेंगे, भाई अभी 400 लोग ही हैं, फिर जब ये सब साथ हो जाएंगे तो वहाँ 4000 हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया अभी 400 पर आक्रमण कर लिया जाए। तो ये बंटवारा हुआ तो 400 पर आक्रमण ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, अब जब आक्रमण करता तो सबसे पहले बंदा जो है उसका नाम है चौहान नरेश विग्रहराज। कौन है, चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसने कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। जो चौहान नरेश था विग्रहराज, उसने आक्रमण कहाँ करा, दक्षिणी उत्तराखंड पर। ठीक है, उसने दक्षिणी पर मारा। दक्षिण मतलब क्या, नीचे साइड को, जहाँ आपका उधम सिंह नगर है वहाँ पर पहले चौहान नरेश विग्रहराज ने आक्रमण करा, हो गया। और दक्षिण में विग्रहराज ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर, और तोमर राजाओं ने पूर्व कहाँ बेटा, पूर्व इधर साइड है, तो पूर्व पे किसने आक्रमण कर रखा है, तोमर राजाओं ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया, हो गया। अब हो गया यहाँ पे कुलिंद शासक खत्म। अब आएगा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश। ठीक है, इसको पढ़ते हैं।